दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। और बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो केस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, जिसको लेकर आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी हैं। वो दिन आप सभी के सामने आ चुका है। डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज क्या क्या हुआ, बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई और लगभग 4:30 बजे तक ये सुनवाई चली। 2.5 घंटे की सुनवाई के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। सबसे पहले जब 2.5 घंटे की सुनवाई शुरू होती है तो मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज इस मुद्दे को लेकर अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद में सभी को लिखित बहस देने के लिए समय दिया गया है फ्राइडे तक का। फ्राइडे को जो भी यहाँ पे अपनी लिखित बहस दाखिल करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद में किसी से कोई लिखित बहस नहीं ली जाएगी। अब सवाल ये है कि प्राथमिक के अंदर या फिर प्राइमरी के अंदर बीएड और बीटीसी को लेकर जो फैसला होना है वो क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। आज जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से बहस को आरंभ किया गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए था कि कल कपिल सिब्बल जी के नाम पर बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिली थी और उन्होंने बहुत अच्छी बहस भी की थी। इस बात में कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि देखो बहस अलग चीज़ है, फैसला अलग चीज़ है। लेकिन उनकी बहस सही तरीके से चीज़ों को अगर समझा जाए तो काफ़ी ठीक थी और जजेस के माध्यम से उस बहस को सुना गया था। अगर आपने सुनवाई देखी होगी तो आपने पाया होगा कि जब बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से बहस की जा रही थी तो जज बार बार टोक रहे थे, या फिर कल जब राजस्थान के एजी बहस कर रहे थे तब भी टोक रहे थे। लेकिन जब आप सभी के सामने कपिल सिब्बल बोल रहे थे तो शायद वो कम टोक रहे थे, क्योंकि मैंने तो लाइव देखा था, आपने देखा नहीं तो शायद ऐसा आपको महसूस हो। लेकिन यहाँ से 2 बातें क्लियर होती हैं कि उनकी तरफ से जो कल बहस की गई थी वो आज होने की उम्मीद थी, लेकिन शायद वो आज थे ही नहीं कोर्ट के अंदर। दूसरी, जब यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से बहस खत्म हुई तो पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बहस शुरू की गई, जो कि बीएड के अधिवक्ता हैं। और उन्होंने कई उन सवालों के जवाब दिए जिनको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान थे। शुरुआत कैसे देखने के लिए मिली मैं आप सभी को बताता हूं। बीटीसी के अधिवक्ता के माध्यम से सवाल खड़ा किया गया कि जब हमारे पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या है तो बीएड को बेस कोर्स करवा के क्यों लाया जाए। उन्होंने उसको लेकर उदाहरण ये भी दिया कि राजस्थान के अंदर 3 लाख से ज़्यादा बीटीसी करने वाले छात्र हैं और वहाँ पे पर्याप्त संख्या में बीटीसी छात्र हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमें यहाँ पे बीएड को क्यों लाया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से या एनसीटी के माध्यम से संशोधन किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जब हमारे पास में बीटीसी छात्रों की पर्याप्त संख्या नहीं होगी तब हम यहाँ पर बीएड वाले छात्रों को शामिल कर लेंगे, लेकिन जब हमारे पास है तो हम क्यों शामिल करें, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये भी देखने के लिए मिला था कि जो एनसीटी के माध्यम से गजट जारी किया गया था उस गजट को लेकर सरकार के माध्यम से कोई विचार नहीं किया गया और ना ही सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से उसको अप्रूव किया गया था। वो एक एमपी के रिकमेंडेशन पे उसको जारी कर दिया गया, ऐसा आरोप भी उनके माध्यम से लगाया गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुनवाई जो हुई वो आपको समझाई जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे पीएस पटवालिया जी आते हैं उनके माध्यम से क्या किया गया वो आप समझिए। पीएस पटवालिया जी के माध्यम से आज की तारीख में बताया गया था, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 1 to 5 के अंदर प्राइमरी में जो शिक्षक बनते हैं वो डीएलएड वाले बनते हैं, क्योंकि बीएड और बीटीसी को लेकर यहाँ पे सवाल होता है कि प्राइमरी के अंदर बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो पीएस पटवालिया जी के माध्यम से कहा गया कि जो जूनियर को लेकर ये कहा जाता है कि भाई बीटीसी वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के अंदर वैलिड हैं, प्राइमरी के अंदर वैलिड हैं, ऐसा नहीं है। जो प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए अलावा जो जूनियर के लिए शिक्षक बनते हैं उसमें भी बीटीसी वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज के अंदर ये कहा जाता है कि प्राइमरी के अलावा डीएलएड वाले छात्रों के पास ज़्यादा मौके नहीं होते हैं। लेकिन पटवालिया सर ने ये बताया कि प्राइमरी के अलावा भी उनके पास में मौके होते हैं जो कि आपको 6 to 8 के लिए देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इस बात को लेकर जज ज़्यादा सहमत दिखाई नहीं दिए। क्यों दिखाई नहीं दिए मैं आपको वही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो 6 to 8 होता है 1 to 5 होता है, दोनों ही भर्ती बीटीसी के लिए लाई जाती हैं और दोनों प्राइमरी के अंडर में ही आते हैं।
उन जजेस के माध्यम से कहा गया कि जो 1 to 5 और 6 to 8 होते हैं दोनों ही प्राइमरी का पार्ट है और दोनों प्राइमरी के लिए लाई जाती हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो लाया गया था वो 1 to 8 तक के लिए लाया गया था और जो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही डीएलएड को यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ऐसे में जो 1 to 8 यहाँ पे कहा जाता है ना कि 1 to 5 के लिए प्राइमरी और 6 to 8 के लिए बीएड है, तो जजेस के माध्यम से इसको लेकर उन्होंने बताया कि 6 to 8 तक डीएलएड पूरे तरीके से वैलिड है और ये बात प्राइमरी के अंडर में ही आती है। तो पीएस पटवालिया जी के माध्यम से कोशिश की गई थी कि ये बताने की कोशिश की जाए जजेस को कि वो सिर्फ प्राइमरी के अंदर वैलिड है, ऐसा नहीं है, उनको अपर प्राइमरी में भी बैठने का मौका मिलता है। लेकिन जज इस बात को लेकर सहमत दिखाई नहीं दिए और उन्होंने टिप्पणी कर डाली कि 1 to 5 इसके अलावा 6 to 8 दोनों भर्ती बीटीसी के लिए हैं और दोनों बीटीसी पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इन दोनों के अंदर बीएड भी एलिजिबल है, लेकिन अब बीएड को लेकर क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प है। ठीक है, ये बात हो जाती है 1 to 5 6 to 8 के बारे में। एक मुद्दा ये भी देखने के लिए मिला कि केंद्र सरकार और एनसीटी बीएड को शामिल कर सकती है। जब बीएसटीसी के अधिवक्ता इस बात को लेकर बार बार जोर डाल रहे थे कि भाई बीएड को शामिल नहीं कर सकती, बीएड को शामिल नहीं कर सकती, अधिकार नहीं है, उनके पास राइट नहीं है, तो जजेस के माध्यम से कहा गया कि बीएड को शामिल करने का एनसीटी और केंद्र के पास पूरा अधिकार है, वो यहाँ से शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे उपधारा के अंदर दिया गया 21A के तहत 21A को अगर माने तो उसमें जानकारी लिखी हुई है कि जब हमारे पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड या बीटीसी करने वाले छात्र नहीं होंगे तो बीएड को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि केंद्र सरकार और एनसीटी के पास में बीएड को शामिल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब उनके पास में ये नहीं होंगे तो विचार किया जाएगा, क्योंकि गैजेट के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पे एनसीटी के माध्यम से लिखी गई थी। तो इस बात को भी जजेस के माध्यम से कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बीएसटीसी के अधिवक्ता बार बार कह रहे थे कि वो शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा पीएस पटवालिया जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल लाइव में आपको बताया था कि जजेस के माध्यम से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कोई ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर पदों की संख्या निकाली गई हो, मान लीजिए 500 पद निकाले और 200 पद भर गए, 300 खाली रह गई। तो इसको लेकर उस दिन तो कोई जवाब नहीं दे पाए थे कोई भी अधिवक्ता बीएड के, और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन आज पीएस पटवालिया जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से लगभग 26,000 सीटें खाली चली गई थी। इसलिए सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली और उसके अंदर बीएड करने वाले छात्रों को शामिल करने के बाद में 1,26,000 मतलब 46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गई। साथ में ये भी देखने के लिए मिला कि जो टीईटी के अंदर पास होने वाला परसेंटेज था वो बहुत कम देखने के लिए मिला करता था, लेकिन बाद में जब से बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए तब से टीईटी के अंदर पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। इसको लेकर भी पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बहस की गई। इसके अलावा और भी कई अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिले बीएसटीसी इसके अलावा बीएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से। आज की सुनवाई के अंदर जो चर्चा का विषय देखने के लिए मिला बीएड की योग्यता को लेकर, इस बात को लेकर जजेस ने भी कहा कि बीएड की योग्यता पर कोई संशय नहीं है, बीएड पूरे तरीके से योग्य है क्योंकि वो अपर प्राइमरी के लिए पढ़ाते हैं, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाते हैं, तो उनकी योग्यता को लेकर सवाल नहीं किया जा रहा है। सवाल यहाँ पे जो किया जा रहा है वो उनके बेस कोर्स को लेकर है, क्योंकि प्राइमरी के अंदर डीएलएड करने वाले छात्रों को स्पेशल कोर्स करवाया जाता है सिर्फ प्राइमरी के लिए। और यहाँ पे जब बात बेस कोर्स की आती है तो जज थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो उनकी तरफ से बेस कोर्स को ज़्यादा तरीके से ये कहा जाता है कि जब दूसरी तरफ हमारे पास डीएलएड करने वाले छात्र हैं बिना बेस कोर्स के, तो बीएड को बेस कोर्स से शामिल किया जा रहा है। जब इनको लेकर एक और सवाल देखने के लिए मिला कि सेक्शन 29 इसके अलावा आरटी 2009 के अकॉर्डिंग भी बीएड पूरे तरीके से योग्य है। इन मुद्दों को लेकर भी काफ़ी बहस देखने के लिए मिली, चाहे वो एनसीटी के अधिवक्ता हों, इसके अलावा बीएड बीटीसी के अधिवक्ता या फिर बीएसटीसी के अधिवक्ता। इसी के साथ अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अधिवक्ता के माध्यम से भी यहाँ पे बहस की गई। उन्होंने अपने वहाँ का डाटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में
बीटीसी करने वाले छात्र हैं, डीलेड करने वाले छात्र हैं, लेकिन वहाँ पे बीएड को शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर जब उन्होंने यहाँ से अधिवक्ताओं से पूछा कि वहाँ पे आपके पास क्या जो बीटीसी डीलेड करने वाले छात्रों की संख्या कम है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारे पास में बहुत अच्छी संख्या में है। पीएस पटवालिया जी के माध्यम से इस बात को भी रखा गया कि अगर बात की जाए तो पूरे देश के अंदर 19 ऐसे राज्य देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर बीएड एलिजिबल है। 19 राज्यों के अंदर बीएड को पूरे तरीके से एलिजिबल रखा गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से बीएड को बाहर किया जा रहा है और कई अलग अलग मामलों को लेकर मामले कोर्ट में आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये मामले अलग अलग हैं, क्योंकि एक कोर्ट के माध्यम से बाहर किया जाएगा, अंदर किया जाएगा, तो मामले कोर्ट में आएंगे ही आएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आज ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। मामला काफ़ी पेचीदा है, किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बात हार जीत की नहीं, बात भविष्य की है। क्योंकि यहाँ पे चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी हो या फिर बीएड अभ्यर्थी, सभी का उद्देश्य है नौकरी पाना। लेकिन अभी जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अभी तक जो बहस देखने के लिए मिली थी कपिल सिब्बल जी के माध्यम से, वो भी बेहतरीन थी। पीएस पटवालिया जी की तरफ से बहस काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिली। बाकी अगर हम बात करें एनसीटी के माध्यम से, तो कोई खास बहस उनके माध्यम से नहीं की गई। केंद्र सरकार के माध्यम से भी कोई खास ज़्यादा देर तक बहस देखने के लिए नहीं मिली थी, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा बीएसटीसी के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे एआईजी के माध्यम से बहस की गई थी, जो कि राजस्थान के थे। इसके अलावा उनकी तरफ से जो बहस देखने के लिए मिली वो कपिल सिब्बल की थी। बाकी दोनों अधिवक्ताओं ने थोड़ी थोड़ी बहस की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। अब आप जानते हैं कि 2 दिन 3-3 घंटे सुनवाई हुई है। 3-3 घंटे की पूरी जानकारी 10 मिनट की वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। इसको लेकर डिटेल वीडियो भी आप सभी को लगातार मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बताने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।